थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यानी यात्रियों के नजरिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज का टॉपिक नंबर 7, महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। इस पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें दासियां यानी कि स्लेव वोमन, सती हो गया अपने आप में, और लेबर यानी कि श्रमिक हो गया। इस तरह के टॉपिक पे चर्चा की जाएगी और वोमन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि इब्न बतूता और बर्नियर किस प्रकार से भारत के बारे में अपने विवरण लिखते हैं, किस तरह भारत में कुछ विशेषताएं बताते हैं, जिनमें इब्न बतूता तो विशेष तौर पर भारत के शहरों के बारे में, भारत की डाक व्यवस्था के बारे में लिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतया पुरुष थे, यानी भारत में जितने भी यात्री आए या कहीं पर भी यात्रा दुनिया भर में जो इस मध्यकालीन युग में, मिडाइवल पीरियड में कर रहे थे जो यात्री, वो आमतौर पर पुरुष होते थे। फीमेल्स तो वैसे भी ट्रैवल नहीं करती, और उस जमाने में ट्रैवल करना बड़ा टफ होता था। दूर दूर देशों में भाई सुरक्षा कारणों से हमला हो जाए, ठीक है, डाकुओं का हमला हो जाए, इस तरह से नहीं कर पाती थी महिलाएं, है ना। तो जो भी ये विवरण छोड़ रहे थे ये लोग, जिसे हम कह सकते हैं कि ये यात्री, तो इन्होंने सामान्यतः, ये तो पुरुष थे, ये मेल होते थे हमेशा, ठीक है। और उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी उन्हें जिज्ञासापूर्ण लगता, कभी कभी उन्हें लगता था कि हाँ जो महिलाएं हैं उनका जीवन जिस प्रकार का है, उन्हें इंटरेस्ट आता था उसमें कि कैसा महिलाओं का जीवन है, भाई नई नई जगह है। कभी कभी जिज्ञासा उनको होती थी, क्यूरियोसिटी होती थी। खैर मेन बात पे आते हैं। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। अब सामाजिक पक्षपात क्या होता है? जैसे इब्न बतूता भारत में आया, अब भारत में कुछ चीज़ों को वो देख रहा है और उसे उसको देख के भी अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ें सब जगह थी। जैसे स्लेवरी, दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब होता है स्लेव ट्रेडिशन। स्लेव ट्रेडिशन में क्या होता है कि लोगों को, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों आदि को खरीदा और बेचा जाता है और उनको घरेलू कामों में लगाया जाता है। कभी उनको किसी अन्य कार्य, खेती कार्य के कार्य में लगाया जाता है, उनको गुलाम बना लेना। तो ये सामान्य बात थी उस समय, लोगों को खरीदना बेचना। आगे लिखा भी है कि उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और खुलेआम खरीदे भी जाते थे। खुलेआम आदमियों को बेचा जाता था, खुलेआम औरतों को बेचा जाता था और खरीदा भी जाता था, ठीक है। और उनके लिए फिर खेती बाड़ी और घरेलू कार्यों में उनका प्रयोग करते थे। नियमित रूप से उनको भेंट स्वरूप दिया भी जाता था, यानी एज ए गिफ्ट दे लाइक गिव द मेल एंड फीमेल टू द any king or any ruler or any type of important person। किसी भी महत्वपूर्ण आदमी को, राजा महाराजा को आदि को नियमित रूप से ये गुलाम बेचे जाते थे या उनको गिफ्ट में दिया जाता था, उपहार में दिया था। जब ये इब्न बतूता नाम का आदमी का मतलब मध्यकालीन यात्री, मध्यकाल में जब ये यात्रा कर रहा था और जब ये सिंध पहुंचा, अब भारत का नक्शा अगर बनाया जाए और भारत के नक्शे को इस तरह बनाया जाए तो भारत के नक्शे में उस समय के, तब का भारत के नक्शे में आपको पाकिस्तान भी आएगा। तो तब के सिंध प्रांत में, जो सिंध जो आज पाकिस्तान में है, यहाँ इस एरिया में पड़ेगा। कराची जो पाकिस्तान का शहर है वो सिंध प्रोविंस में है। तो यहाँ पहुंचा जब इब्न बतूता, तो सिंध पहुंचने के बाद उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े खरीदे, ऊंट खरीदे और दास खरीदे। चलो घोड़े तो खरीदने भी चाहिए, घोड़े तो भाई काम की चीज़ है। घोड़ों का प्रयोग युद्ध में लड़ने में होगा, इधर से उधर आवागमन ट्रांसपोर्टेशन में होगा, ऊंट का प्रयोग भी ट्रांसपोर्टेशन में होगा, है कई चीज़ों में। लेकिन दास भी खरीदे। दास मतलब इसने वो इंसान खरीदे जिनको वो गिफ्ट में देने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसलिए ये असामान्य बात नहीं है, उस दौर में मनुष्य को खरीदना बेचना आम बात थी। जब वह मुल्तान पहुंचा, मुल्तान का मतलब है कि मुल्तान समझ लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, पाकिस्तान के पंजाब जो उत्तरी डायरेक्शन में, नॉर्दर्न डायरेक्शन में मुल्तान शहर है। तो मुल्तान गया तो मुल्तान के गवर्नर को, मुल्तान के राज्यपाल को, वहाँ के शासक को उसने किशमिश मतलब रेजिन्स और बादाम यानी ऑलमंड्स और एक दास और एक गुलाम, दास स्लेव और एक घोड़ा, उसने घोड़ा भेंट में दिया। तो एज ए गिफ्ट मोहम्मद बिन एज ए गिफ्ट ही गेव द स्लेव्स टू मोहम्मद बिन तुगलक एंड आल्सो द गवर्नर ऑफ मुल्तान। ये भी दे रहा है। अब इब्न बतूता भेंट में सब कुछ दे रहा है। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टंके तथा 200 दास दे दिए। अब यहाँ टका लिखा हुआ है, जबकि इसको शायद टंका होना चाहिए था। टंका एक प्रकार का सिक्का या मुद्रा हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के टाइम की, और इसको दिया जाता था। तो ये मुद्रा है, लिखा भी है। तो उसने ये भी बताया इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में एक अनुभव वो बता रहा है कि जब नसरुद्दीन नाम का धर्मोपदेशक था, यानी प्रीचर जो धर्म का उपदेश देते हैं, रिलीजियस टीचर समझ लीजिए, तो रिलीजियस प्रीचर था एक, उसका नाम था नसरुद्दीन, और उसने कोई प्रवचन दिया, सेरेमन दिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक इतना खुश हुआ कि उसने उस धर्म को उपदेश देने वाले नसरुद्दीन नाम के आदमी को 1,00,000 टंके दे दिए और 200 गुलाम यानी 200 दास भी दे दिए, स्लेव्स भी दे दिए। तो आप समझ सकते हो, दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ इब्न बतूता अबाउट द स्लेवरी इन इंडिया। देयर आर द 3 एग्जाम्पल्स व्हेन ही परचेज्ड द slaves
that he wanted to give these slaves to Muhammad bin Tughlaq. He purchased slaves to give gift to the governor of Multan, and also he mentioned that the Muhammad bin Tughlaq was uh, impressed by the teaching of Nasruddin religious preacher, and that he gave him is the 200 slaves. तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब आगे बताते हैं इब्न बतूता के विवरण क्या कहते हैं। इब्न बतूता के विवरण से आगे क्या पता चलता। अब इब्न बतूता के जो अगर हम वृत्तांत को पढ़ें, उसके विवरण को अगर हम पढ़ें, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उस जमाने में दासों में काफी ज्यादा विभेद था। विभेद का मतलब होता है अंतर था। दासों में काफी अंतर होता था। क्या अंतर होता था? उनके काम के आधार पर और वेतन के आधार पर उनमें अंतर था। महिला पुरुष के आधार पर अंतर था। जैसे सुल्तान की सेवा में जो महिलाएं काम करती थी, जो गुलाम दासियां, गुलाम महिलाएं सुल्तान या मोहम्मद बिन तुगलक की सर्विस करती थी, वो सर्विस करती थी एज ए म्यूजिशियन, संगीत और गायन में निपुण थी। तो जो दासियां गाने में, संगीत में, म्यूजिक में एक्सपर्ट होती थी, वो सुल्तान की सेवा में लगती थी और काम करती थी। यहाँ तक कि इब्न बतूता का फिर एक एक्सपीरियंस और भी है, चौथा एक्सपीरियंस, कि सुल्तान की बहन की जब शादी हुई तो उस अवसर पर उनके प्रदर्शन से वह आनंदित हुआ। यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की हो रही है शादी, और भाई साहब इब्न बतूता को भी इनवाइट किया गया है दिल्ली के अंदर। भाई साहब काजी बना रखे थे वहाँ पर वैसे भी, तो वहाँ पर शादी में खूब इसने एंजॉय किया। और वहाँ पर इब्न बतूता की बहन की शादी में वहाँ पर गुलाम जी, तो जो महिला दासियाँ थी, उन्होंने गाना गाया, उन्होंने वहाँ पर डांस भी किया होगा और उन्होंने वहाँ पर म्यूजिक भी बजाया होगा। तो यहाँ पर खूब आनंद, यहाँ पर एंजॉय किया इब्न बतूता ने। इस तरह से वो दास प्रथा का वर्णन कर रहा है। यहाँ तक कि इब्न बतूता ये भी बता रहा है कि सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता था। तो सुल्तान आल्सो अपॉइंटेड द फीमेल स्लेव्स टू कीप वॉच ऑन हिज अमीर्स, ऑन हिज नोबल्स। अपने अमीर कौन? अमीर मतलब अमीर आदमी नहीं, अमीर मतलब हिज मिनिस्टर्स, हिज नोबल्स, हिज कैबिनेट पीपल। तो उनको अपॉइंट करता था स्पाइस के रूप में, स्पाइस एज ए सीक्रेट एजेंट, एज ए स्पाई, कि उनकी जासूसी करो मेरे अमीरों की, खाली मेरे खिलाफ विद्रोह तो नहीं कर रहे हैं, जासूस मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र तो नहीं करें, मुझे गद्दी से हटा तो नहीं देंगे, ऐसी चीजें। अब आगे भी क्या जानकारियां हैं, तो और जानकारियां पता चलती है इब्न बतूता के विवरण पढ़ने के बाद कि आमतौर पर दासों को, सामान्यतः दासों को घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। मोस्टली द स्लेव्स वर यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक लेबर ओनली, डोमेस्टिक लेबर ओनली, घरेलू श्रम के लिए ही आमतौर पर दासों को इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि अगर घरेलू काम हो रहा है, घर में झाड़ू पोछा है, घर में सफाई करनी है, घर में खेती बाड़ी हो सकती है, उनके लिए दास इस्तेमाल आमतौर पर होते थे। इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी ढोने, डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया। इनवाइटेबल, अपरिहार्य, कंपल्सरी। तो इब्न बतूता ने कहा कि जो ये दास थे, मेल फीमेल, इनकी सेवाओं को पालकी ढोना, जैसे आप देखते हो गांव घर में पुराने ज़माने में डोली उठाई जाती थी, पालकी उठाई जाती थी, आवागमन के साधन नहीं होते थे, तो यहाँ पर ये भी किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी वहाँ पर अपरिहार्य। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम हो, यानी कुल मिलाकर के जो दासियां होती थी, फीमेल स्लेव्स होती थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो घरेलू काम में ही उनका प्रयोग किया जाना था, तो उनकी कीमत कम थी। यानी अगर घरेलू नौकरानी किसी को बनाना है फीमेल स्लेव को, तो उसको कम पैसे में खरीदा जाता था, उनका दाम कम होता था, है ना। और जो अधिकांश परिवार थे वे जो भी उनको परिवार में रख सकते थे, खाना खिला सकते थे गुलामों को, वो कम से कम अपने परिवार में एक या दो तो रखते थे। यानी कुल मिला के हर घर में कम से कम एक जो है गुलाम महिला या पुरुष तो होता ही था, ताकि घर में काम काज हो जाए। देखिए, नौकर चाकर का ज़माना नहीं है, सैलरी देने का ज़माना नहीं है, यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है और गुलाम बना के काम करवा लीजिए घर में। तो कुल मिला करके ये पूरी की पूरी कहानी है। तो आपका आज का टॉपिक यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। क्वेश्चन आप लिखोगे कि इब्न बतूता के विवरणों से दास प्रथा के बारे में हमें क्या पता चलता है, तो आप लिखोगे इब्न बतूता के कम से कम 4 अनुभव हैं जो हमें दास प्रथा के बारे में बताते हैं। मुल्तान के गवर्नर को घोड़े और दास भेंट करना, मोहम्मद बिन तुगलक को दास भेंट करना, नसरुद्दीन नाम के उपदेशक को तुगलक के द्वारा दास देना, और मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी में, मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी में आनंदित होना दासियों के गाने और नृत्य के द्वारा। ये सारी कहानियां यहाँ पर आपने को देखने को मिलेंगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी कमेंट क्रिटिसाइज करना हो कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।